वेलकम बैक टू उत्कर्ष क्लासेस। फिजिक्स क्लास फॉर हिंदी मीडियम भाई जेई के क्रैश कोर्स के लिए। और हम पढ़ रहे हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। याद है? हाँ, कल का एक प्रश्न अधूरा रह गया था, चलो पूरा करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र कुछ भाग में था और हमें निकालना था कि इसका विद्युत वाहक बल का समय के साथ संबंध क्या है। अच्छा, ये भी हमने स्थापित कर लिया था कि विद्युत क्षेत्र समय के समानुपाती आ रहा था। विद्युत वाहक बल, इसका मतलब समय के साथ बढ़ता जाएगा। तो समय के साथ बढ़ रहा है, पर ऐसे दो आरेख थे जिसमें समय के साथ बढ़ रहा था। एक में इस प्रकार जाके हो रहा था और दूसरे में इस प्रकार हो रहा था शायद। चलिए देखें कौन सा आरेख सही है, क्या सही है। तो जैसा मैंने कहा कि प्रेरित विद्युत वाहक बल बढ़ता जा रहा है समय के साथ, ई समानुपाती टी। तो सरल रेखा तो आएगी ऊपर की तरफ जाती हुई, इसमें कोई शक नहीं। ये आ गई सरल रेखा, ये आ गई सरल रेखा। पर उसके बाद क्या हो रहा है, ये मुख्य बात है बच्चों। जब ये कुंडली यहाँ होते हुए यहाँ आ जाएगी, इस स्थिति में बच्चों, और इसके बाद ये यहाँ तक जब जाएगी, तब तक कोई परिवर्तन फ्लक्स में नहीं हो रहा है। अतः बढ़ता तो जा रहा है विद्युत वाहक बल, पर एक क्षण के बाद, इस क्षण के बाद विद्युत वाहक बल कितना हो जाना चाहिए? कितना हो जाना चाहिए? जीरो हो तो रहा है, पर इसमें तो नियत होने के बाद जीरो हो रहा है। नहीं, विद्युत वाहक बल नियत नहीं, फ्लक्स नियत हुआ है, यानी विद्युत वाहक बल खत्म हो गया। इसमें जीरो हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे जीरो हो रहा है। अरे धीरे धीरे कैसे भाई? जैसे ही कुंडली अंदर आई, एकदम से जीरो होना चाहिए, एकदम से। तो हटा दे दोनों ग्राफ, दोनों ही गलत हैं बच्चों। विद्युत वाहक बल बढ़ा, एकदम से कितना हो गया? जीरो। डॉटेड दिखा दें, एकदम से जीरो। इसके बाद बच्चों, जब यहां से कुंडली यहां तक पहुंचेगी, इतनी देर तक, यहां से यहां तक, इतनी देर तक जीरो ही रहेगा। तो जीरो ही चलाना पड़ेगा भाई। उसके बाद जब कुंडली का थोड़ा भाग बाहर जाना शुरू होगा, फिर तो वही बात हो गई। जैसे अंदर आ रहा था तो विद्युत वाहक बल समय के साथ क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। अब यहाँ पे बाहर जा रहा है तो क्या होगा? विद्युत वाहक बल जब अंदर आ रहा था, धीरे धीरे क्षेत्रफल में परिवर्तन बढ़ता जा रहा था, याद है ना? और विद्युत वाहक बल भी बढ़ता जा रहा था। अब ये बाहर जा रही है कुंडली, शुरू में थोड़ा सा भाग बाहर गया, फिर ज़्यादा भाग, फिर ज़्यादा भाग, फिर ज़्यादा भाग। तो अब मुझे इतना सा बता दीजिए आप खुद। अब मैं दो ऑप्शन फिर से दे रहा हूँ बच्चों। इसके बाद में पहला ऑप्शन मेरा कहता है आरेख ऐसे जाएगा, और दूसरा ऑप्शन कहता है आरेख ऐसे जाएगा। बताइए भाई, जल्दी से बताइए।
जल्दी बताइए भाई, दोनों में से कौन सा मानो सही और क्यों, कारण भी बताना। बताइए भाई। वन और टू नाम दे दें। कारण, कारण चाहिए भाई, कारण। नन के बाद ये दो आरेख आए हैं दिनेश। कारण कोई नहीं लिख रहे हैं, कारण चाहिए। जो भी आपका उत्तर है, वन या टू, कारण क्या है उत्तर देने का। बच्चों कारण जल्दी से लिखो, वही तो चाहिए। उत्तर तो सही गलत कोई बात नहीं, कारण सही होना चाहिए ना। धीरे धीरे कम होगा प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो कम होगा तो फिर सेकंड ऑप्शन हुआ बेटा। इसमें तो बढ़ रहा है, विपरीत दिशा में है वो तो ठीक है, क्योंकि पहले क्षेत्रफल अंदर की ओर आ रहा था तो क्षेत्रफल बढ़ रहा था, अब बाहर जा रहा है तो क्षेत्रफल कम हो रहा है। तो दिनेश आपने जो कारण दिया उसके हिसाब से तो आपका उत्तर सेकंड होना चाहिए। ईएमएफ ज़ीरो नहीं हो रहा है भाई। जैसे जैसे ये कुंडली बाहर जाएगी, अब ऐसे 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 करके ये बाहर जाएगी, तो ईएमएफ में परिवर्तन तो बिल्कुल होगा। कुंडली का मान बड़ा होगा। कुंडली का मान मतलब क्षेत्रफल का मान। चलिए समझते हैं। देखिए, यहाँ से जब कुंडली को अंदर भेज रहे थे तो हमने समझा था क्षेत्रफल समय के साथ बढ़ रहा है, याद है ना। dA/dt, कल जो व्युत्पत्ति की थी, dA/dt क्या आया था भाई, 2y dy/dt, यानी समय के साथ क्षेत्रफल में वृद्धि होती जा रही है। और यही तो ईएमएफ दे रहा था b से गुणा करके। तो क्षेत्रफल की दर y, और y को लिख दिया vt। क्षेत्रफल की दर समय के साथ बढ़ती जा रही है, यानी क्षेत्रफल बढ़ता जा रहा है समय के साथ जब कुंडली अंदर आ रही है। यानी ये भाग अंदर आने से क्षेत्रफल अगर 5 बढ़ा, तो अगली बार जब थोड़ा ज़्यादा अंदर आएगी, तो इस भाग में क्षेत्रफल 5 बढ़ा था तो इस भाग में 10 या 12 या 15 कुछ बढ़ा। यानी पहले क्षेत्रफल में परिवर्तन 5 हुआ, फिर क्षेत्रफल में परिवर्तन 10 हुआ, फिर 15 हुआ। यही बात हो रही है ना, तभी तो बढ़ रहा है विद्युत वाहक बल, क्योंकि क्षेत्रफल में परिवर्तन ज़्यादा हो रहा है समय के साथ। अब उल्टी बात, जब ये कुंडली बाहर जा रही है, इसको यहाँ से हटाएं, जब ये कुंडली यहाँ से बाहर जा रही है, अभी क्षेत्रफल है 100, थोड़ा सा हिस्सा बाहर गया, क्षेत्रफल में 5 का परिवर्तन हुआ, थोड़ा सा हिस्सा और बाहर गया, क्षेत्रफल में 10 का परिवर्तन हुआ, याद है ना। जैसे जैसे ये छोटा हिस्से से बड़े हिस्से की तरफ आते हैं, क्षेत्र में फल में परिवर्तन ज़्यादा होता है। तो क्षेत्रफल में परिवर्तन ज़्यादा, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल भी ज़्यादा होता जाना चाहिए। ज़्यादा ऋणात्मक में है, इसमें कोई शक नहीं, पर ज़्यादा इसमें क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे कम। हमें कैसा परिवर्तन चाहिए, ज़्यादा। ये वाले आरेख में 0 से धीरे धीरे ज़्यादा होता जा रहा है, और जैसे ही कुंडली यहाँ पहुँच जाएगी, एकदम से ही सारा क्षेत्रफल खत्म हो गया।
सारा क्षेत्रफल खत्म हो गया, फ्लक्स में परिवर्तन शून्य हो गया और अब शून्य ही बना रहेगा, शून्य ही बना रहेगा। तो ये वाला आरेख सही उत्तर हुआ। तो देखा भाई कितना सोचना पड़ता है इन प्रश्नों में, क्योंकि ये जेई के प्रश्न हैं। अब एक और प्रश्न जल्दी से इसी तरह का, पर इससे आसान है ये, ध्यान दीजिए भाई। फिर से चुंबकीय क्षेत्र है इतने भाग में, इस बार कुंडली आपकी है भाई वर्गाकार और शुरू में एकदम चुंबकीय सिरे पर है, वर्गाकार कुंडली है, अंदर जा रही है नियत वेग से, नियत वेग से अंदर जा रही है। प्रश्न कह रहा है प्रेरित विद्युत वाहक बल का समय के साथ आरेख बताओ। लीजिए भाई जल्दी सोचिए, आपके ऑप्शंस आ रहे हैं। चौथा है भाई नन ऑफ दीज। थैंक यू सर्वेश, लेकिन अभी ये सब बातें नहीं करें भाई, पढ़ाई पे ध्यान दें। बच्चों चैटिंग बिल्कुल भी नहीं, पूरा ध्यान पढ़ाई पर। प्रश्न को ध्यान से करें भाई, जैसा मैं बार बार कहता हूँ, जेई में बहुत ध्यान से सोच के करना है। जरा सी गलती या असावधानी या लापरवाही उत्तर गलत हो जाएगा। स्क्वायर और रेक्टेंगल में यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा जतिन, एक ही बात रहेगी। चलिए भाई सोचें जल्दी जल्दी। यही तो मज़ा है जेई के प्रश्नों का। फर्स्ट भी आ गया, सेकंड भी आ गया, थर्ड भी आ गया। जल्दी बच्चों जल्दी, सभी का उत्तर जल्दी चाहिए, जल्दी जल्दी सोचना है। आदत भी जल्दी जल्दी सोचने की डालनी है, पर सही सोचने की डालनी है। ओहो बड़ा कंफ्यूजन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों उत्तर आ गए भाई। चलिए देखते हैं। हाँ भाई, यहाँ से कुंडली वी वेग से चलना शुरू हुई। एक क्षण बाद या एक सेकंड बाद कुछ भी मान लें, मान लो इसका वेग है 2, तो एक सेकंड बाद ये प्रति सेकंड प्रकार 2, और ये है ए। पहले कितना क्षेत्रफल था अंदर? 0। अब क्षेत्रफल कितना हो गया? 2 इंटू ए, तो परिवर्तन कितना हुआ? 2a माइनस 0 यानी 2a। क्षेत्रफल में परिवर्तन 2a हुआ।
आगे बढ़े। फिर 2 सेकंड बाद बच्चों कुंडली इस प्रकार से 2 और अंदर आई, 2, तो नया क्षेत्रफल हो गया 4a, 4a। लेकिन पहले कितना क्षेत्रफल हो चुका था? 2a, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन 2a। फिर से 2 अंदर आएगी, 6a हो जाएगा, और 4a था, परिवर्तन 2a। तो क्षेत्रफल में समय के साथ परिवर्तन नियत रह रहा है। तो बच्चों जब क्षेत्रफल में परिवर्तन समय के साथ कांस्टेंट, तो ईएमएफ कांस्टेंट, ईएमएफ कांस्टेंट है, बढ़ नहीं रहा है, बढ़ नहीं रहा है, बढ़ नहीं रहा है, कांस्टेंट है। ओके, अभी आपको जो भी हेल्प चाहिए बेटा आप हेल्पलाइन पे कॉल करें। हेल्पलाइन का काम ही यही है कि कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसको वो सॉल्यूशन बताएंगे, निवारण करेंगे। हाँ, अब तो बचा सेकंड और फिर से नन ऑफ दीज। ये बात तो क्लियर हो गई कि ये दोनों नहीं हो सकते हैं, क्योंकि बेटा त्रिभुज जब था तो क्षेत्रफल बढ़ रहा था, क्योंकि त्रिभुज तो ऐसे था, पहले थोड़ा क्षेत्रफल, ज़्यादा ज़्यादा ज़्यादा। ये तो वर्गाकार है, क्षेत्रफल नियत है, तो नियत रहेगा तो वृद्धि तो बराबर बराबर ही होती जा रही है ना। इतना 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 ही तो हर बार बढ़ेगा, तो परिवर्तन तो नियत हो गया, और जब परिवर्तन नियत हो गया तो विद्युत वाहक बल भी नियत हो गया। अब फोर्थ ऑप्शन जिनका आ रहा है बच्चों नियत में, तो क्या अंतर है सेकंड से और फोर्थ? क्यों आपने कहा? जल्दी से जवाब दे दीजिए। फर्स्ट और थर्ड तो गए भी, सेकंड में क्या गलती है? जिनका फोर्थ उत्तर है तो सेकंड में क्या गलती है भाई? जल्दी से बताएं, सेकंड क्यों नहीं? नियत रहेगा, फिर जीरो हो जाएगा, फिर विपरीत दिशा में आ जाएगा जब कुंडली बाहर जाने लग जाएगी, और फिर जीरो हो जाएगा। दिनेश और बाबूलाल आपने फोर्थ उत्तर दिया है भाई, क्या दिक्कत है सेकंड में? जल्दी से जवाब दें। कुछ बच्चों ने कहा है सेकंड सही है, तो दिक्कत क्या लग रही है, क्या गलती लग रही है सेकंड में? जल्दी जल्दी बेटा। माइनस नहीं होगा ग्राफ में, माइनस तो होगा, क्योंकि पहले क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है, जब बाहर जाने लग जाएगी क्षेत्रफल में कमी हो जाएगी, विपरीत दिशा में जाएगा। एक बार सेकंड के बढ़ता है, एक बार सेकंड के बढ़ता है मतलब, चलिए देखें, ध्यान से सुन लीजिए। ये तो समझ में आ गया कि पहली बार नियत से बढ़ रहा है क्षेत्रफल, यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल नियत हो गया। तो जब ये कुंडली बच्चों ध्यान दीजिए, जब ये कुंडली यहां आ चुकी होगी, पूरा का पूरा क्षेत्रफल चुंबकीय क्षेत्र के अंदर है, पूरा का पूरा क्षेत्रफल। अब ध्यान दीजिए, एक सेकंड बाद पूरा का पूरा क्षेत्रफल अंदर है, परिवर्तन जीरो। जब परिवर्तन जीरो तो प्रेरित विद्युत वाहक बल भी जीरो। जीरो तो हुआ, पर क्या एक क्षण के लिए ही जीरो हुआ फिर चलने लग गया? नहीं नहीं नहीं, जीरो 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 जीरो, उसके बाद परिवर्तन। काफी देर तक जीरो रहना चाहिए, जो सेकंड में नहीं हुआ है बेटा।
इसलिए सेकंड ऑप्शन गलत है। ठीक कर देते हैं उसे। ध्यान दीजिए भाई, नियत रहा, 0 हो गया, काफी देर नियत ही रहेगा, 0 नियत रहेगा, फिर नेगेटिव में आके नेगेटिव चलेगा और वापस वापस 0 होकर फिर 0 ही रह जाएगा। अब सेकंड ऑप्शन सही हुआ। जतिन, आपने बिल्कुल ठीक कहा, बहुत सोचना पड़ता है जेई के प्रश्नों में, और अगर हम जरा सा भी ध्यान नहीं दें किसी एक बात पे तो गलत ऑप्शन टिक हो जाता है। इसी कारण बहुत सारे नेगेटिव होते हैं। अगर आप में से किसी ने पहले दिया हो या किसी सीनियर से पूछें कि जब प्रश्न अटेम्प्ट करते हैं 75 में से अगर 70 अटेम्प्ट किए, 15-20 प्रश्न भी गलत हो जाते हैं बच्चों, और गलत के कारण सीधे 20 नंबर का फ़र्क पड़ा। जो 20 गलत हुए उनके प्लस तो मिलने 4 नंबर तो गए, और एक और गया माइनस के कारण। इसीलिए रैंक में ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ जाता है। और इसीलिए मैं आपकी आदत डलवाना चाहता हूँ। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला भी कि एक छोटी सी गलती, अगर प्रश्न में 3 चीज़ें सोचनी हैं, 2 आपने सोच भी ली और एक रह गई, उत्तर गलत वाला टिक करवा देगा वो प्रश्न। चलिए भाई ध्यान दें। अब अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। तो अब इसमें सेकंड हो गया भाई, अब नन ऑफ दीज नहीं, क्योंकि हमने आरेख बदल दिया है। हाँ भाई, अब हम बात करेंगे प्रेरक कुंडली की, प्रेरकत्व की। बच्चों फिर से वही बात, आपने इसके बेसिक सूत्र तो पढ़ ही लिए होंगे। लंबा परिनलिका है लंबी, तो उसके लिए स्वप्रेरकत्व का सूत्र म्यू नॉट स्मॉल एन स्क्वायर ए एल, ए क्षेत्रफल, एल लंबाई, एन स्मॉल एन फेरों की संख्या प्रति एकांक लंबाई। इसी प्रकार अन्योन्य प्रेरकत्व है 2 कुंडलियों के मध्य, म्यू नॉट स्मॉल एन 1 स्मॉल एन 2 ए एल। ये तो 12th के सूत्र हैं, इन पे हमें बात नहीं करनी है। और 2 सूत्र फाई बराबर एल आई स्वप्रेरण में, बराबर एल आई अन्य प्रेरण। स्वप्रेरण का ये सूत्र है, अन्योन्य प्रेरण का ये सूत्र है। और E बराबर माइनस एल डी आई बटा डी टी, E2 बराबर माइनस एम डी आई 1 बटा डी टी। मुझे जो कंसेप्ट आपको बताना है बच्चों, वो यहाँ पर है अन्योन्य प्रेरकत्व पर आधारित, जिसमें हम अटक जाते हैं। चलिए भाई ध्यान दें। एक बड़ी वृत्ताकार कुंडली है और एक बहुत ही छोटी वर्गाकार कुंडली है। वर्ग की भुजा A है और वृत्त की त्रिज्या है R। ठीक है भाई, अब ध्यान से सुने, प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न ये कह रहा है कि ये जो छोटी कुंडली है, छोटी कुंडली में आई धारा प्रारंभ करने पर दोनों कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरकत्व क्या होगा। बच्चों आपने परिनलिका के तो रट लिए सूत्र, पर अगर उसके अलावा कोई भी और आकृति आ गई तो कैसे निकालेंगे आप अन्योन्य प्रेरकत्व। चलिए मैं एक उदाहरण से पहले आपको समझाऊं, फिर आप इसका ज्ञात करेंगे।
ध्यान से सुनिए, ये एक वर्गाकार कुंडली है, इसके केंद्र पे एक छोटी वर्गाकार कुंडली रखी, इसकी भुजा A, इसकी भुजा B। अब प्रश्न में कहा इसमें धारा प्रवाहित करते हैं बड़ी कुंडली में, छोटी कुंडली और बड़ी कुंडली का अन्योन्य प्रेरकत्व ज्ञात कीजिए। अन्योन्य प्रेरकत्व निकालने का तरीका क्या है बच्चों? ये रहा सूत्र। अरे यहाँ L कैसे आ गया भाई, M आना चाहिए। φ2 बराबर MI1 ये सूत्र है। तो आपको क्या करना है बेटा, इस कुंडली में धारा प्रवाहित की तो इस कुंडली का फ्लक्स निकालो, इस कुंडली का फ्लक्स। कैसे? सबसे पहले सूत्र लिख दो, φ2 बराबर MI1। अब दूसरी कुंडली का फ्लक्स कितना होगा? दूसरी कुंडली से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र। पर चुंबकीय क्षेत्र कौन उत्पन्न कर रहा है दूसरी कुंडली में? धारा तो यहाँ प्रवाहित हो रही है ना, तो ये उत्पन्न कर रहा है। तो इसका चुंबकीय क्षेत्र कहाँ पर निकालना है? केंद्र पर। ये कुछ छोटी कुंडली तो केंद्र ही है लगभग, क्योंकि बहुत कम भुजा की कुंडली है दूसरी वाली। तो इसका चुंबकीय क्षेत्र केंद्र पे कितना होता है बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय प्रभाव से लाना पड़ेगा सूत्र वर्ग का, याद है कि नहीं? अच्छा अभी तो मान बाद में। इसका चुंबकीय क्षेत्र है, पहली कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र दूसरी से संबंधित हो रहा है, तो B1। क्षेत्रफल किसका? खुद का, छोटी कुंडली का, इसका A²। ठीक है, ये हो गया फ्लक्स। दूसरी कुंडली का फ्लक्स ये हो गया बराबर MI1। लास्ट स्टेप बच्चों, B1 का मान वर्ग के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, याद है या नहीं? 2√2 μ0 I अपॉन पाई, और भुजा यहाँ पर B है भाई, बड़ी कुंडली की भुजा B है। सूत्र है 2√2 μ0 I अपॉन पाई A की जगह भुजा B है बड़ी कुंडली की, बराबर MI1। अच्छा A² भी गुणा में आएगा यहाँ। बस I1 और I1 कट गया, आ गया M का मान। M बराबर 2√2 μ0 A² अपॉन पाई B। इस प्रकार से आप अन्योन्य प्रेरकत्व कोई भी दो कुंडलियों के मध्य ज्ञात कर सकते हो। फिर से एक बार, सबसे पहले φ2 बराबर MI1 सूत्र लिखना है। φ2 दूसरी कुंडली का फ्लक्स निकालना है। इसमें चुंबकीय क्षेत्र कौन उत्पन्न कर रहा है? ये वाली, क्योंकि धारा तो यहाँ प्रवाहित हो रही है। तो इसका चुंबकीय क्षेत्र केंद्र पे कितना होता है? 2√2 μ0 I बाय पाई B, और इसका क्षेत्रफल A² बराबर MI1। हल करके ये उत्तर आ गया। अब चलें दूसरे पे। बच्चों अब इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िए वापस से। छोटी कुंडली में धारा प्रवाहित की है और अन्योन्य प्रेरकत्व निकालना है। अब बहुत बड़ी टेंशन क्या हो गई यहाँ पर, ध्यान दीजिए। छोटी कुंडली में धारा प्रवाहित करूँगा तो इसका चुंबकीय क्षेत्र बड़ी कुंडली से संबंधित होगा, पर कितना निकाल ही नहीं सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? इसका चुंबकीय क्षेत्र यहाँ 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 नहीं आता है। हमें सिर्फ केंद्र का चुंबकीय क्षेत्र पता है वर्ग का, 2√2 μ0 I बाय पाई A। अलग अलग दूरियों पे कहाँ से निकाल लेंगे भाई? कैसे होगा अब ये प्रश्न? तो ध्यान से सुनिए बच्चों, ट्रिक क्या है। अन्योन्य प्रेरकत्व दोनों कुंडलियों का समान रहेगा, चाहे धारा किसी में भी प्रवाहित करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अतः प्रश्न में ये कहा है कि आपको धारा किस में प्रवाहित की गई है? छोटी कुंडली में, लेकिन हम बड़ी कुंडली में प्रवाहित कराएंगे। भले ही प्रश्न में ये कहा हो कि छोटी कुंडली में, क्योंकि अन्योन्य प्रेरकत्व समान रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे।
इंटीग्रेशन करके तो फंस जाएंगे शिवाय, क्योंकि बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी इंटीग्रेशन में। यहाँ निकालना, यहाँ निकालना, यहाँ निकालना। अच्छा, एक तार नहीं है, वर्ग में 4 भुजाएं हैं, 4 तार हैं, तो बहुत फंस जाएंगे, क्योंकि दूरी भी वो हो जाएगी अलग और कोण भी अलग हो जाएगा अलग अलग बिंदुओं का, इसलिए उससे तो नहीं हो सकता भाई। तो अब कैसे करना है फिर? तो मैंने क्या बताया, प्रश्न में भले ही क्या रखा है, छोटी कुंडली में धारा, भूल जाओ। आपको क्या आसान रहेगा, बड़ी कुंडली में धारा प्रवाहित करना, करो, क्योंकि अन्योन्य प्रेरकत्व वही रहता है, चाहे धारा किसी भी कुंडली में प्रवाहित की जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोनों में बराबर अन्योन्य, दोनों में बराबर नहीं, दोनों का मिलके एक अन्योन्य प्रेरकत्व होता है। हरिओम, अन्योन्य का मतलब ही है आपस का, तो आपस का एक अन्योन्य प्रेरकत्व है, भले ही धारा किसी में भी प्रवाहित की जाए। तो अब हम धारा प्रवाहित करवा देते हैं बड़ी कुंडली में। प्रश्न आसानी से हो गया। देखिए, बड़ी कुंडली में धारा प्रवाहित कर दी I1, फिर से लिखा φ2 बराबर MI1। φ2 इसका फ्लक्स, छोटी कुंडली का फ्लक्स। चुंबकीय क्षेत्र कौन उत्पन्न कर रहा है? बी, ये वाला B1। क्षेत्रफल कितना? छोटी कुंडली का, बड़ी का नहीं, A²। आखिरी स्टेप B1, बड़ी वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र μ0I/2R, R त्रिज्या है, इंटू A² MI1, I1 कट गया, आ गया उत्तर μ0A²/2R। तो ये ट्रिक है बच्चों। प्रश्न जानबूझ के उल्टा बोलेगा कि बड़ी कुंडली में नहीं, छोटी में धारा प्रवाहित की। अब हम फंस गए, पर अब नहीं फंसे, समझ में आ गया कि उल्टा कर दो, ठीक है। एक और प्रश्न यहाँ पर कर लेते हैं भाई जल्दी से। जैसा आप देख रहे हैं बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र एक वृत्त में है जिसकी त्रिज्या है स्मॉल a, चुंबकीय क्षेत्र, और कुंडली जो हमारी रखी है, कुंडली वो b त्रिज्या के वृत्त की है। अब प्रश्न कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र समय के साथ परिवर्तित हो रहा है, dB/dt बराबर k, और प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करो बड़ी कुंडली में। तो E बराबर -d∅/dt, d/dt ऑफ BA। क्षेत्रफल तो नियत है, और dB/dt, dB/dt हो गया k। प्रॉब्लम अब शुरू हो रही है मेरी। A का मान क्या रखूं? क्या मैं πa² रखूं या πb² रखूं? प्रेरित विद्युत वाहक बल, फर्स्ट ऑप्शन -πa²k, सेकंड ऑप्शन -πb²k। दो ही ऑप्शन लेने की ज़रूरत है। जवाब दीजिए क्या करना है। कुंडली की त्रिज्या b है, चुंबकीय क्षेत्र a त्रिज्या में है, और समय के साथ k से परिवर्तित हो रहा है। तो dB/dt की जगह तो k लिख दिया, पर अब क्षेत्रफल कौन सा लूँ? क्या मैं छोटा क्षेत्रफल लूँ या कुंडली का बड़ा क्षेत्रफल लूँ? जल्दी सोचिए, जवाब दीजिए, क्षेत्रफल कौन सा लेना है? यही प्रश्न दो परिनलिकाएं बनाकर भी पूछा जा सकता था। एक बड़ी परिनलिका बना दी ज़्यादा त्रिज्या की, और एक छोटी परिनलिका बना त्रिज्या की, और फिर यही बात आ जाएगी।
अरे वाह, सबने सही उत्तर दिया, वेरी गुड बच्चों। तो ये कंसेप्ट क्लियर है, याद दिला दूं बस, हमेशा उभयनिष्ठ क्षेत्रफल होगा, उभयनिष्ठ। कॉमन कितना है बड़ी और छोटी में, इतना ही, तो यही क्षेत्रफल काम आएगा। यहाँ भी ये क्षेत्रफल उभयनिष्ठ वाला ही काम आएगा। ठीक है भाई, ये अच्छी बात है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो प्रेरकत्व हैं बच्चों, चाहे स्वप्रेरकत्व हो चाहे अन्योन्य प्रेरकत्व हो, मात्रक तो हमें पता ही है हेनरी, अब इनमें श्रेणी और समांतर भी हो सकते हैं, और वही सूत्र लगेंगे जो प्रतिरोध के लगते हैं। श्रेणी में पहला, श्रेणी में बच्चों 3 स्थितियां संभव हैं, तो सूत्र तो मैं एक ही लिख देता हूं, L इक्विवेलेंट बराबर L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2 रूट L1 L2। ये श्रेणी के लिए सूत्र है बच्चों, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस 2k रूट L1 L2। k यहाँ पर है बच्चों युग्मन नियतांक। युग्मन नियतांक ये बताता है कि दोनों कुंडलियों का फ्लक्स आपस में कितना संबंधित है। ज़्यादा संबंधित है, ज़्यादा अच्छे से दोनों का फ्लक्स एक दूसरे से लिंक हो रहा है, संबंधित हो रहा है, या कम हो रहा है, या बिल्कुल नहीं हो रहा है। ध्यान से देखिए, श्रेणी क्रम में पहली स्थिति है ये, इसका चुंबकीय क्षेत्र किधर होता है भाई, सीधे, और इसका क्षेत्रफल सदिश ऐसे, कोण हो गया 90, फ्लक्स हो गया 0। इस स्थिति में पहली कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र दूसरी से बिल्कुल भी संबंधित नहीं हो रहा है, अतः यहाँ पर k 0, कोई युग्मन नहीं है। तो जब मान 0 रख देंगे बच्चों, तो आ गया L1 प्लस L2। श्रेणी क्रम की ये पहली स्थिति है। श्रेणी क्रम में और भी स्थितियां हैं भाई। दूसरी स्थिति, इस कुंडली के आगे दूसरी कुंडली लगा दी। इस स्थिति में ध्यान से देखिए, यहाँ से ऐसे चुंबकीय बल रेखाएं निकलकर इसमें गईं, लेकिन सारी नहीं बच्चों, कुछ तो ऐसे घूम भी तो जाएंगी, है ना। तो सारी तो संबंधित नहीं हुई है, थोड़ी संबंधित हुई है, अतः k का मान यहाँ बेटा लाई करेगा 0 और 1 के मध्य। तो यहाँ पर थोड़ा युग्मन हो रहा है, कम युग्मन हो रहा है, हो तो रहा है, इसका फ्लक्स इससे संबंधित तो हो रहा है, लेकिन पूरी तरह नहीं और 0 भी नहीं, तो अल्प युग्मन यहाँ पे हो रहा है। k का मान 0 और 1 के मध्य है। अगर मैं k को 0 रखता हूँ तो क्या मान बना, L1 प्लस L2, अतः L इक्विवेलेंट का मान L1 प्लस L2 से लेकर, अगर मैं k का मान 1 रखता हूँ बच्चों, 1, तो क्या आएगा, आप तो मैथ्स के स्टूडेंट्स हो भाई, L1 प्लस L2 प्लस 2 रूट L1 L2 क्या बन गया, रूट L1 प्लस रूट L2 का वर्ग। ठीक है। और तीसरी बार हम क्या करते हैं, एक कुंडली के ऊपर ही दूसरी कुंडली लपेट देते हैं। इस स्थिति में k का मान 1 है, ये अधिकतम युग्मन है।
क्योंकि पहली का पूरा फ्लक्स दूसरी से संबंधित हो गया। और L कितना हो जाएगा, K का मान जब 1 रख देंगे तो √L1 प्लस √L2 का वर्ग। इसमें एक और स्थिति भी हो सकती है, बहुत ध्यान से सुन लीजिए। दूसरी स्थिति क्या हो सकती है, अगर ये फेरे, अभी तो हमने कैसे लपेटे हैं बच्चों, पहली कुंडली ऐसे गई और दूसरी कुंडली भी यहाँ से वापस पीछे लाए और उसी प्रकार से गई, ऐसे ही गई। पहली जिस दिशा में गई दूसरी भी समान दिशा में गई, तो K का मान 1 रखा है। दूसरा ऑप्शन क्या है, पहली कुंडली ऐसे लपेटी, यहाँ से घुमा के दूसरी को उल्टा लपेट दिया बच्चों, उल्टा। पहली कुंडली में ऐसे गए, दूसरे में उल्टा आ गया। इसमें तो दोनों में समान दिशा में, ऐसे लपेटे वापस आके ऐसे ही लपेटे। इस बार ऐसे लपेटे और उल्टा लपेटा, तो K का मान -1 होगा तो अधिकतम युग्मन इसमें भी, पर दिशा विपरीत है, -1 होगा। तो -1 रखने पे क्या आ जाएगा भाई, √L1 माइनस √L2 का वर्ग, √L1 माइनस √L2 का वर्ग आ जाएगा। तो दोनों स्थितियां वैसे पूछते नहीं है, एक ही स्थिति का काम चलेगा। तो √L1 प्लस √L2 का वर्ग, पर विपरीत दिशा में फेरे होने पर √L1 माइनस √L2 का वर्ग हो जाएगा। तो आज हमने पढ़ा है प्रेरक कुंडली के बारे में। कल प्रेरक कुंडली पर आधारित और प्रश्न करेंगे, जिसमें प्रतिरोध को भी शामिल करेंगे, और फिर इसमें धारा की वृद्धि और ह्रास देखेंगे। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं भाई, समय खत्म हो गया। उम्मीद करता हूँ जो कंसेप्ट्स पढ़े हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के, ये याद रखेंगे बच्चों, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जेईई के लिए। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण और चुम्बकीय प्रभाव सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है भाई, इनको बहुत अच्छे से तैयार करें और रिवाइज करें। तो मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, और हम इसी को आगे काम में लेंगे, ठीक है।